जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आज जो आरआरबी एनटीपीसी की 12th लेवल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। कौन सा प्रश्न कहां से आया है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। आज का पहला प्रश्न था, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसे हम महाअधिवक्ता कहते हैं और ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आया, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं शैल चित्रों और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यताओं के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संगम साहित्य क्या है। तो संगम साहित्य क्या है। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है, जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 से पश्चात 300 ईस्वी तक के काल में रचा गया था। यह साहित्य 3 संगमों काव्य सम्मेलनों से जुड़ा माना जाता है, जो मदुरई में हुए थे। मतलब जो 3 सभाएं हुई थी, उन्हीं को संगम काल में 3 काव्य सम्मेलन कहा गया है और ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक 3 सभाएं की गई थीं। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ, इसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था। दोस्तों, अभी तक तो हम करंट में क्या पढ़ते आए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, कहाँ पर हुए हैं, कौन कौन से युद्ध पोतों ने भाग लिया है, कौन कौन सी शिप्स ने भाग लिया है, किस स्थान पर हुआ है। लेकिन अब इसमें और डीपली पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है, इसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था। तो इसमें अमेरिकी सेना की जो टुकड़ी थी, इसमें 11th एयरबोर्न डिवीज़न की टुकड़ी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो भारत का असम राज्य अपनी चाय के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। यह गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। मतलब गुजरात का जो केवड़िया ज़िला है, इसमें नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया है। बात करें डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण के लिए सल्फोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में जो है सल्फोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कि नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया। ये आपने कई जगह करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा होगा कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया था। संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सा राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए योजना शुरू की है। तो ये है तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन TAIM के तहत नई योजनाएं और साझेदारियां शुरू की हैं। इसका उद्देश्य AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, AI तकनीकियों का सरकारी कार्यों में उपयोग और AI शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार पूछा है कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें पाम डियोर कान फिल्म समारोह का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है। तो क्या नाम है पुरस्कार का, पाम डियोर। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं।
जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये पश्चिमी घाट, जहाँ ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है, और पूर्वोत्तर भारत, जहाँ ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है इसका नाम है नामचा बारवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी मानी जाती है। यह चोटी तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर जो भारत है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2024-25 में यूके से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत हिस्सा क्या है? ये इतनी ज़्यादा डीप में क्वेश्चन करंट में ज़्यादातर तो कोई नहीं कराता है। हाँ, एक दो टीचर होंगे ऐसे जो इतने डीप में जाएंगे कि एफडीआई का कितने प्रतिशत हिस्सा निवेश किया है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं कि कुछ छोड़ने लायक होते हैं। सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा में करने लायक तो नहीं होते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल 81.04 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है। इसमें यूके से प्राप्त निवेश मात्र 795 मिलियन डॉलर था। 2024-25 में यूके से भारत में प्राप्त एफडीआई का हिस्सा केवल 1% था, और यही पूछा था कि यूके से आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत हिस्सा कितना है, तो ये 1% हो जाएगा। प्रमुख स्रोत देशों में सिंगापुर से 30%, मॉरिशस से 17% और अमेरिका से 11% शामिल है। रडार ऐप किसने लॉन्च किया है? जो रडार ऐप है ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हर घर में जो है जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी। यह योजना 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। अभी तक ऐसा हो तो नहीं पाया कि हर जो ग्रामीण घर में नल के माध्यम से पानी उपलब्ध हो पाया हो, लेकिन इस बार जो मौसम है इसने हर घर में पानी पहुंचा दिया है। इतनी बारिश हुई है हर जगह भारत में कि हर घर में पानी पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा की गई है? मतलब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं इन्होंने किसके साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली में की है? तो ये मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा यह योजना दिल्ली में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? एकल कथा यानी एकल घटनाओं कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। त्रिपिटक यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 3 भाग हैं, विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्म पिटका। सुत्ता पिटका यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें जातक कथाएं भी शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है। विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसी विभिन्न फसलों में इस आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव पंजाब राज्य में देखने को मिला था, जहां हरित क्रांति ने वास्तव में सबसे अधिक उत्पादन वृद्धि की थी। अगला प्रश्न है, 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर की अनुमति दी गई थी? ये प्रश्न भी कभी परीक्षा में नहीं पूछा गया, पहली बार आया है कि 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए
किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? तो इसमें प्रमुख कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टेम नाम से था, जो 1987 में फलों की रस में मिलाने के लिए अनुमति दी गई थी। बात करें दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह निम्न में से किससे होती है? तो ऑप्शन दिए थे लू, आम्र वर्षा, नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जो दक्षिण भारत में वर्षा होती है इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी पूर्वोत्तर मानसून के कारण दक्षिण भारत में वर्षा होती है। और ये वर्षा जो है अक्टूबर से दिसंबर के समय होती है। जब बाकी देश में बरसात का समय खत्म हो जाता है सितंबर अक्टूबर में, तब यहाँ दक्षिण भारत में बरसात का मौसम प्रारंभ होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। अगला प्रश्न है पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो पंबन बंदरगाह है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है, ये वाला प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? जो उलगुलान विद्रोह है इसे बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी आज बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए कि उलगुलान विद्रोह तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, अब इसमें टिक क्या कर दें कि उलगुलान विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड तत्कालीन जो छोटा नागपुर क्षेत्र है इसमें शुरू किया गया था। इस विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत जमींदारों, दिकुओं जो बाहरी लोगों के शोषण के खिलाफ मुंडा आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना था। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर भारत सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में समय समय पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए किन सैन्य अभियानों को अंजाम दिया गया है? तो इनमें प्रमुख अभियान है ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में हुआ है, ऑपरेशन किलर भी जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है आतंकवादियों को ढूंढने और मारने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की तो डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई जिसका इस्तेमाल अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था? तो जो डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल है इसका नाम है ब्रह्मोस और इसी का इस्तेमाल अभी ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। अगला प्रश्न है अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में स्थित है? जो अगोड़ा किला है ये गोवा के सिनक्वेरेम समुद्र तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 1612 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया ताकि वे समुद्री डच और मराठों से अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। तो जो पुर्तगालियों ने बनाया था अगोड़ा किला ये कहाँ बना है? तो गोवा के सिनक्वेरियम समुद्र तट पर। अगला प्रश्न आया था भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया था? तो भारत के किस पड़ोसी देश ने हमला किया नए साल पर? तो पाकिस्तान ने हमला किया था। अगला प्रश्न 78वीं कांस फिल्म महोत्सव के फिल्म के निर्देशक कौन है? जो फिल्म थी तन्वी द ग्रेट इसका निर्देशन अनुपम खेर ने किया। यह फिल्म 78वीं कांस्य फिल्म महोत्सव में मार्से दू फिल्म सेक्शन में प्रदर्शित की गई थी। तो 78वीं कांस्य फिल्म महोत्सव के लिए फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो अनुपम खेर। अगला प्रश्न है किस देश ने घोषणा की कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत की चढ़ाई की है? तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है। अब इसकी अनुमति कौन देगा? तो नेपाल सरकार ही देगी। नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में एक प्रस्ताव रखा कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल से कम 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत का सफलतापूर्वक
शिखरारोहण किया है। इसका उद्देश्य एवरेस्ट पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और पर्वतारोहियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो फीचर फिल्म 1913 में तो बनी थी राजा हरिश्चंद्र। इसमें सभी जो पात्र थे ये मूक फिल्म थी, इसमें किसी की भी आवाज़ इस फिल्म में सुनाई नहीं देती है। इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। दूसरी फिल्म आलम आरा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन आरदेसर ईरानी ने किया था। अगला प्रश्न, जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? जो जागर नृत्य है ये उत्तराखंड का एक लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जागर नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि के दौरान कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? जो संपर्क विधि है इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाया जाता है और फिर उसे पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तैयार किया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई, फिर इसे पानी में मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुग़ल बादशाह ने अपनाई थी? तो जो सुलह-ए-कुल की नीति है ये मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनाई थी। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को कम करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन से विषय स्थानांतरित कर दिए गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके अंतर्गत डायरकी प्रणाली लागू की गई। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। आरक्षित, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था, स्थानांतरित, जिसका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। स्थानांतरित विषयों को मुख्यतः शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक कार्य शामिल थे। अगला प्रश्न, हार्टलैम्प पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभी हाल ही में हार्टलैम्प जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई एक लघु कथा संग्रह है, ये अभी चर्चाओं में रही। कारण क्या था कि हार्टलैम्प जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है इसकी लेखिका है बानू मुश्ताक और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा बिष्ट ने किया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए लेखक और अनुवादक दोनों को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग है ये फाइल को सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बाबर और जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? जो 2023-24 में केरल और उत्तराखंड दोनों ने शीर्ष स्थान हासिल किया। SDG इंडिया इंडेक्स में दोनों राज्यों का स्कोर 79 रहा और सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा जो 57 अंक के साथ पीछे रहा, जबकि झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 को, अब याद कर लेना डेट को, 14 जनवरी है। 1761 तो हमें पता था कि पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ,
लेकिन डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी कि ये 14 जनवरी को हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ, ये प्रश्न हम अभी पढ़ चुके हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 48A है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा, सुधार सुनिश्चित करे। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हिस्सा है पर्यावरण और वन संरक्षण। अगला प्रश्न है 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? जो 1947 से आज़ादी के समय से वर्ष 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। अगला प्रश्न आया था कंप्यूटर से, कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है इसे या तो वॉलपेपर कहते हैं या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो जो प्रसिद्ध यात्री अरब का था इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि घोड़े से तेज गति से समाचार पत्र भेजने की प्रणाली को उलूग कहा जाता था। तो मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा? उलूग के नाम से जाना जाता था। तो उलूग कहा था इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में उत्तराखंड में 8 जिलों में 11 शहरों में हुए थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जो है मौली था जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। अब ये शुभंकर जो है ये कार्टून टाइप का बना दिया जाता है और ये किससे प्रेरित है? जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है इससे प्रेरित है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन तो संकल्प से शिखर तक। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल थी। तो थीम बात कर ले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? तो ये हरित खेल थी। इस आयोजन में 35 खेलों में से 33 पदक वाले खेल और 2 गैर पदक वाले खेल थे। अगला प्रश्न आया था 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा जो राज्य की विधानसभा हैं इनके लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। यह संशोधन 1989 में लागू हुआ था। तो ये 61वां संविधान संशोधन था जो 1988 में आया था और 1989 से ये पारित हुआ, जिसमें मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बात करें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। ये 19 फरवरी 2025 को भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न आया था किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? जो हमारी 5वीं अनुसूची है इसमें भारत के संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
इसमें राज्यपाल की शक्तियों, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह अनुसूची जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? राज्य सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची? तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में दिया गया है और समवर्ती सूची में भी दिया गया है, लेकिन समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को कानून बनाना पड़ता है साथ में मिलकर, इसलिए केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार जो है संघ सूची में दिया गया है। बात करें मलेरिया किससे होता है, ये प्रश्न आया है आज फर्स्ट शिफ्ट में। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसे संक्रामक मादा एनोफ्लीज के काटने से मानव शरीर में फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया है? जो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की असेंबली एवं परीक्षण करना है। इसे लखनऊ रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब सबसे ज़्यादा भोजन की कमी महसूस की गई थी। आज़ादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती भोजन की कमी थी। दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के आए हुए प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी की 12th लेवल की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं और 8 अगस्त को जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब का एनालिसिस करेंगे। हमारी क्लास अगर आपको पसंद आए तो डेली रात के 10 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है आर्मी लवर नीरज RL के नाम से ये चैनल है हमारा। जय हिंद, जय भारत।